नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इतिहास और राजनीति श्रृंखला के पहले एपिसोड में स्वागत है। और आज इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के महान इतिहासकार, महान शिक्षाविद और एक महान राजनेता सैयद नूरुल हसन के बारे में। आमतौर पे आज की वीडियो परिचर्चा कुछ मुख्य बातों के इर्द गिर्द केंद्रित रहने वाली है, जिसमें आज हम बात करेंगे इतिहास लेखन से जुड़ी हुई कुछ मूलभूत अवधारणाओं की। इस चर्चा का दूसरा हिस्सा, जिसमें हम बात करेंगे सैयद नूरुल हसन के जीवन के बारे में, साथ ही साथ सैयद नूरुल हसन का इतिहास लेखन में क्या योगदान रहा है और भारत में इतिहास लेखन को एक नया आकार प्रदान करने में क्या योगदान रहा है। सैयद नूरुल हसन की इतिहासकार से लेकर एक राजनेता बनने तक की यात्रा, और एक राजनेता बनने के बाद, शिक्षा मंत्री बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के अभूतपूर्व कार्य किए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सैयद नूरुल हसन पर लगाए गए कुछ आरोपों की भी जांच पड़ताल करेंगे, जिनमें दक्षिण पंथ द्वारा एक आरोप आमतौर पर लगाया जाता है कि सैयद नूरुल हसन वामपंथी पाखंड के प्रणेता थे। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाएगा कि सैयद नूरुल हसन को वामपंथी पाखंड का प्रणेता कहना सही है या नहीं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको कुछ मूलभूत बातें बताऊंगा, कुछ तथ्य बताऊंगा, और उन तथ्यों के अनुरूप ही हम पूरी घटनाक्रम की समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे सैयद नूरुल हसन, जो एक इतिहासकार हैं, इनको भारत में मेंटोर ऑफ मेंटोर्स भी कहा जाता है। और जब मैं सैयद नूरुल हसन को मेंटोर ऑफ मेंटोर्स कह रहा हूं, तो यहाँ पे इनको मेंटोर ऑफ हिस्टोरियंस भी कहा जाता है। यानी कि भारत के कुछ ऐसे महान इतिहासकार हुए हैं जिनको सैयद नूरुल हसन ने प्रोत्साहित किया इतिहास लेखन के लिए। साथ ही साथ इतिहास लेखन को एक नया दिशा देने में भी उनके योगदान को स्वीकार किया, उन्हें प्रश्रय भी प्रदान किया। इसीलिए इनको मेंटोर ऑफ मेंटोर्स कहते हैं। जहाँ तक सैयद नूरुल हसन के इतिहास लेखन की बात है, तो हमें ये मान के चलना होगा कि भारत में जो इतिहास लेखन की परंपरा है, भारत में जो इतिहास के क्षेत्र में अनुसंधान हुए हैं, भारत में जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, भारत में इतिहास के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने में सैयद नूरुल हसन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनका दृष्टिकोण इतिहास लेखन में बड़ा ही आलोचनात्मक रहा है, और सैयद नूरुल हसन प्रारंभ से ही, अपने विद्यार्थी जीवन के दिनों से ही, औपनिवेशिक इतिहास लेखन तथा साथ ही साथ सांप्रदायिक इतिहास लेखन, इसको सिरे से खारिज करते रहे। तो स्वाभाविक है कि इनके इतिहास लेखन में हमें एक समन्वयात्मक दृष्टि देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, भारतीय ऐतिहासिक परंपरा को संकीर्णतावाद से मुक्त कराकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर ले जाने का प्रयास भी दिखता है। हालांकि सैयद नूरुल हसन बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, बार बार अपने लेखन में, जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है, जिसे आप वामपंथी इतिहास के नाम से भी जानते हैं, उस वामपंथी इतिहास का भी जिक्र बार बार करते हैं और वामपंथी इतिहास के प्रति अपना आभार भी प्रकट करते हैं। सैयद नूरुल हसन ने इतिहास लेखन के क्रम में वामपंथी इतिहास लेखन की कुछ विशेष अवधारणाओं को प्रयोग भी किया, तथा साथ ही साथ वामपंथी इतिहास लेखन की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को खारिज भी किया। जैसे जो प्रोडक्शन है, जिसको आमतौर पे जब हम मार्क्सवादी इतिहास लेखन जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उत्पादन की प्रणाली, इसको एक डिटर्मिनेंट फैक्टर के रूप में स्वीकार किया जाता है इतिहास लेखन के क्रम में। इसे नकार दिया सैयद नूरुल हसन ने, तथा साथ ही साथ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको भी नकारा। आमतौर पे सैयद नूरुल हसन का ये मानना था
कि भारत का समाज यूरोप के समाज से अत्यंत ही भिन्न है। तो भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की जो परंपरा है, उस परंपरा को एज इट इज भारत के संदर्भ में हम नहीं अप्लाई कर सकते। वहाँ पे कुछ बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात की तरफ मैं इंगित करना चाहूँगा, एक संकेत जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी कहा जाता है। इंस्टीट्यूशन बिल्डर क्यों कहा जाता है, आज के डिस्कशन से आप शायद इस बात को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की खुले तौर पे घोषणा की थी कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ, समाजवादी हूँ। और जवाहरलाल नेहरू ने जो क्रांतियाँ थीं, जैसे यूरोप में यूरोपीय क्रांतियाँ हैं, जो विद्यार्थी इतिहास के छात्र हैं वो इस घटना से परिचित होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह साफ साफ कहा था कि जो शांतिपूर्ण क्रांति है, पीसफुल रिवॉल्यूशन और सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है। मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ना चाहूँगा। वो स्टेटमेंट ये है कि वी वॉन्ट ऑल आवर रिवॉल्यूशंस टू बी पीसफुल एंड डू नॉट विश टू कॉपी यूरोप इन दिस रेस्पेक्ट। यानी हमारे यहाँ जो भी क्रांतियाँ हैं या हो रही हैं, हम चाहते हैं कि वो सभी क्रांतियाँ शांतिपूर्ण क्रांतियाँ हों। हम क्रांतियों के संदर्भ में यूरोप की क्रांतियों से सीख नहीं लेना चाहते हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू का जो जोर है वो किस बात पे है, तो पीसफुल रिवॉल्यूशंस पे जोर है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इट इज़ माई बिलीफ दैट अ रियल रिवॉल्यूशन इज अ सोशल रिवॉल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि वास्तविक क्रांति एक सामाजिक क्रांति है, सोशल रिवॉल्यूशन है, बिकॉज इट रिमूव्स द सोशल रिस्ट्रिक्शंस एंड टैबूज, जो कि सामाजिक प्रतिबंध, समाज की जो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, इनको खत्म करती है। एंड प्रोवाइड्स द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो किसी भी राष्ट्र की समृद्धि और विकास के लिए जो पर्याप्त समय और अवसर होता है वो हमें प्राप्त होता है। इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट का लब्बो लुआब ये है कि जवाहरलाल नेहरू जब क्रांति की बात करते हैं तो वो किस तरह की क्रांति की बात करते हैं, सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक क्रांति। और ये सोशल रिवॉल्यूशन, ये सामाजिक क्रांति का उद्देश्य क्या होगा, समाज से रूढ़ियों को समाप्त करना। समाज में जो प्रतिबंध हैं, आप सभी को पता होगा कि आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद तमाम ऐसे सामाजिक वर्ग थे हिंदुस्तान में जिनके ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों को ख़त्म किया गया और हमारे संविधान ने सबको कंधे से कंधे मिलाकर समान रूप से चलने का अवसर प्राप्त किया। यानी कि परिस्थितियां आज जैसे बिल्कुल नहीं थी। जब आप हिंदुस्तान की बात करते हो, हिंदुस्तान स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, तो इसमें संविधान ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो जवाहरलाल नेहरू का ये जो संदेश था कि क्रांतियां कैसी होनी चाहिए, सोशल रिवॉल्यूशंस की तरह होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एस नूरुल हसन ने इसी संदेश को अपने जीवन में उतारा। और एस नूरुल हसन का ये भी मानना था कि इतिहास सिर्फ एक विषय नहीं है, इतिहास उसी सामाजिक क्रांति को पूरा करने का एक जरिया है। इतिहास राष्ट्र निर्माण का एक जरिया है। और इतिहास के अनुसंधान में लगे हुए जो लोग हैं, इतिहास के जो भी शिक्षक हैं, जो भी इतिहास के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनके कंधे पे सिर्फ क्लासरूम में इतिहास पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनके कंधे पर राष्ट्र निर्माण की भी जिम्मेदारी है। और एक इतिहास का शिक्षक अपने राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी को किस तरह से पूरा कर सकता है, जब वो राष्ट्र में व्याप्त सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध, राष्ट्र में व्याप्त सांप्रदायिक चेतना के विरुद्ध अपनी आवाज को उठाए, और साथ ही साथ जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में जो भी गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, उस गतिरोध को भी दूर करने का कार्य करे। और यह कार्य इतिहास लेखन के माध्यम से बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू का ये जो संदेश था, इसको एस नूरुल हसन ने अपने जीवन में उतारा। तो एस नूरुल हसन के लिए मार्क्सवादी विधा ये कोई रिजिड डॉक्ट्रिनर नहीं है कि हमें इस विधा से अलग नहीं होना है।
एस नूरुल हसन का ये मानना है कि मार्क्सवादी विधा का इस्तेमाल इतिहास लेखन में सिर्फ और सिर्फ मैं केवल इस उद्देश्य से करना चाहता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तक पहुँच पाऊँ, और ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि इससे जुड़ी हुई बातें और भी हैं जिन पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम सैयद नूरुल हसन के जीवन काल की कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसका लेखन कहीं ना कहीं उसकी सराउंडिंग्स, उसके परिदृश्य इससे प्रभावित होता है। यानी कि हमारा जो साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ माइंड है, ये एक बाई प्रोडक्ट है हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट का। इसीलिए जब हम किसी भी व्यक्ति को पढ़ना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, किसी इतिहासकार को जानना शुरू करते हैं, इतिहास लेखन के बारे में उसके दृष्टिकोण को समझना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए ये जानना बड़ा ही अनिवार्य हो जाता है कि हम उस इतिहासकार को भी जानें, उसकी जीवन यात्रा को भी समझें। तब शायद इस बात को हम बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सैयद नूरुल हसन एक बड़े ही संभ्रांत परिवार से आते हैं। सैयद नूरुल हसन का जन्म वर्ष 1921 में हुआ था, और मैं कुछ तथ्यों को यहाँ पे लिखूंगा जिससे कि हम घटनाओं को बेहतर ढंग से रिलेट कर सकें। सैयद नूरुल हसन का जन्म वर्ष 1921 में हुआ था और इनका देहावसान वर्ष 1993 में हुआ था। अब हम इनके जीवन काल के कुछ प्रमुख तथ्यों पे बात करें तो सैयद नूरुल हसन के जो पिता थे, फादर, इनका नाम था सैयद अबुल हसन। सैयद अबुल हसन, सैयद अबुल हसन, सैयद अबुल हसन सैयद नूरुल हसन के पिता थे। हम जिस पर्सनालिटी पे चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है सैयद नूरुल हसन। तो सैयद अबुल हसन इनके पिता थे। और इनके पिता, चूंकि जब हम वर्ष 1921 की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत में यह ब्रिटिश शासन का काल है, और भारत में ब्रिटिश शासन के काल में सैयद नूरुल हसन के पिता एक सिविल सर्वेंट हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट, और इनकी जिम्मेदारी थी एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स। इनको चेयरमैन बनाया गया था। सैयद नूरुल हसन के पिता को चेयरमैन बनाया गया था। कहाँ पर? तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स का चेयरमैन। और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के चेयरमैन के रूप में सैयद नूरुल हसन के पिता की जो भूमिका थी, वो भूमिका विशेष तौर पे जुड़ जाती है अवध के ताल्लुकदारों के साथ। तो इनकी भूमिका जुड़ जाती है अवध के ताल्लुकदारों के साथ। और जब अवध के ताल्लुकदारों के साथ एक इंडियन सिविल सर्वेंट की भूमिका जुड़ेगी, इसका मतलब ये है कि अवध स्टेट में अवध ताल्लुकदारों के साथ अगर कहीं पे भी किसी तरह का विवाद है, चाहे वो आंतरिक प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ मामला हो, इन सब के समाधान में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इनके पिता की, जिनका नाम सैयद अबुल हसन था। आगे चलकर इनके पिता को रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर बना दिया गया, रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर। और रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर के रूप में सैयद नूरुल हसन के पिता अवध क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा करते रहे, वहां राजस्व संग्रहण से संबंधित सारे दस्तावेजों की जांच पड़ताल करते रहे, अध्ययन करते रहे। और इनके साथ ही साथ सैयद नूरुल हसन को भी कई बार अपने पिता के साथ विभिन्न गांवों में, जब इनके पिता दौरे पे होते थे तो ये भी जाया करते थे। इस क्रम में सैयद नूरुल हसन की रुचि ब्रिटिश काल में जो राजस्व संबंधी दस्तावेज थे, उन राजस्व संबंधी दस्तावेज को देखने, समझने और पढ़ने की हुई। यानी कि ब्रिटिश काल की जब हम बात कर रहे हैं, जिसको आप आमतौर पे प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल कहते हो, तो ब्रिटिश काल में जितने भी राजस्व से संबंधित दस्तावेज थे जो इनके पिता की पहुंच में थे, कहीं ना कहीं उस दस्तावेजों का गहन अध्ययन सैयद नूरुल हसन भी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ इनके मैटरनल ग्रैंड अंकल, इनके मैटरनल ग्रैंड अंकल भी एक जाने माने लॉयर थे, वकील थे, और आगे चलकर ये जज भी बने ब्रिटिश काल में। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम सैयद नूरुल हसन की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें
तो एक ऐसे परिवार से आते थे जहां बौद्धिकता की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इनके पिता, इनके मैटरनल ग्रैंड अंकल या परिवार के दूसरे सारे सदस्य काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, काफ़ी प्रबुद्ध लोग थे, काफ़ी बुद्धिजीवी लोग थे। लिखने पढ़ने का अच्छा अवसर इन्हें प्राप्त हुआ था और काफ़ी होशियार भी थे सैयद नूरुल हसन पढ़ाई में। अब हम इनके परिवार की बात करते हैं। तो इनके परिवार को इनका परिवार मूल रूप से यूपी के गाजीपुर जिले से बिलोंग करता था। फिर गाजीपुर से, अच्छा, इनके परिवार को गाजीपुर में ट्रेडिशनली पेश इमाम इस टाइटल से नवाजा गया था। यानी कि परिवार भी बड़ा ही रेस्पेक्टफुल फैमिली था, बड़ा ही कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र में नामी गिरामी लोग थे, सम्माननीय लोग थे। फिर आगे चलकर ये परिवार फैज़ाबाद शिफ्ट हो जाता है गाज़ीपुर से, और यहाँ पर फैज़ाबाद जब ये शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर फैज़ाबाद में उस समय जो रानी थी बहू बेगम, तो बहू बेगम के कहने पे ये पूरा का पूरा परिवार फैज़ाबाद शिफ्ट होता है और फैज़ाबाद में भी इन्हें पेश इमाम का ही टाइटल मिलता है। और ये सब घटनाएं अवध के नवाब सुजाउद्दौला के दिनों की है। तो ऐसा हो रहा था। यानी कि अगर हम परिवार की बात करें तो सैयद नूरुल हसन एक ऐसे परिवार से आ रहे हैं जो जिसमें ट्रेडिशनल, आप कह सकते हो कि मॉडर्निटी भी है और ट्रेडिशनल एलिमेंट्स भी हैं। पढ़ने लिखने का पूरा माहौल है, प्रबुद्ध लोग हैं परिवार में, परिवार एक सम्मानजनक परिवार है, तथा साथ ही साथ शासक वर्ग और शासक के जो मध्यस्थ हैं इनके साथ इनके पिता का, इनके परिवार का निरंतर जुड़ाव है और उस जुड़ाव से भी सैयद नूरुल हसन को कुछ ना कुछ सीख मिल रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजस्व संबंधी दस्तावेज और अभिलेख, इनमें इनकी रुचि बहुत पहले से ही हो गई थी। अब इनके सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े, फिर आगे चल के लखनऊ विश्वविद्यालय से भी जुड़े। तो इनके सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प था कि अपने पिता की तरह ही इंडियन सिविल सर्विसेज को एक ऑप्शंस के रूप में, करियर ऑप्शन के रूप में चूज कर लें। दूसरा विकल्प था, इनकी रुचि जैसा कि मैंने बताया कि राजस्व संबंधित दस्तावेजों के अध्ययन में अत्यंत ही अधिक हो चुकी थी, तो इनके पास जो दूसरा विकल्प था वो ये था कि इतिहास के क्षेत्र में करियर बनाया जाए। तो इन्होंने दूसरा विकल्प चुना, यानी कि अपनी रुचि का विषय चुना। इनकी रुचि इतिहास में थी, राजस्व दस्तावेजों को समझने में थी, तो इन्होंने दूसरे विकल्प को, इतिहास के क्षेत्र में करियर बनाने को, अपनी रुचि के रूप में चुना। और ये वर्ष लगभग 1942 रहा होगा जब ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को आप याद करिए, वर्ष 1940 के दौर को याद करिए, वर्ष 1940 के दशक को याद करिए। भारत आज़ाद 1947 में हुआ, बट ये 1940s का जो दौर था भारत की आज़ादी के इतिहास में, ये दौर तमाम तरह की घटनाओं से ओतप्रोत था। अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें टोटल 56 वीडियोस हैं और आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपकी एक राष्ट्रीय आंदोलन की और आधुनिक भारत के इतिहास को समझने की एक व्यापक दृष्टि विकसित हो सकेगी। यहाँ पे हम केवल कुछ संदर्भ बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात को आपके साथ स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे 1940 का दौर वो है जिसमें पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो चुका है और इस पाकिस्तान प्रस्ताव के साथ ही संप्रदायवाद, सांप्रदायिकतावाद यह अपने चरमोत्कर्ष पे था। मुस्लिम लीग अपने टू नेशन थियरी के दावे को बड़े ही जोर शोर से प्रस्तुत कर रही थी। मुस्लिम लीग का कहना था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निरंतर प्रयास कर रही थी जिससे इस टू नेशन थियरी के दावे को खारिज किया जा सके। लेकिन जब हम भारत में संप्रदायवाद का विकास कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं है, इसमें हिंदू सांप्रदायिक पार्टियां भी हैं। यानी जब आप भारत में संप्रदायवाद का विकास कहते हो तो यहाँ पे मुस्लिम लीग भी है, हिंदू महासभा भी है, आरएसएस भी है और दूसरे भी तमाम धार्मिक समुदाय हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि 1940s का दौर है
और इस दौर में जो इतिहास लेखन है वो किस तरह का इतिहास लेखन होगा जो सबसे प्रबल होगा, तो वो इतिहास लेखन औपनिवेशिक इतिहास लेखन था। क्योंकि ये पूरा का पूरा काल जो है 1858 से लेकर 1947, ये वर्ष जो है भारत पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण का काल है। डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया 1858 से 1947 का वर्ष जो है। यानी कि इस दौर में जिस तरह से औपनिवेशिक सत्ता के विकास के लिए ब्रिटिश शासन ने बिट बाय बिट इस औपनिवेशिक सत्ता, औपनिवेशिक साम्राज्य का निर्माण किया, ठीक उसी तरह से वो धीरे धीरे औपनिवेशिक इतिहास लेखन को भी भारतीय जनमानस में फिट करते चले जा रहे थे। जैसे मैं कुछ खास बातें आपको बताऊं यहाँ पे, जिससे आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। 1940s का जो दौर है औपनिवेशिक इतिहास लेखन का दौर है, नहीं 1940s, इसके पहले का भी दौर है, वो औपनिवेशिक इतिहास लेखन का दौर है। और इस औपनिवेशिक इतिहास लेखन में अंग्रेज इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा भाषी लोगों में बटे हुए हैं और इन भारतीयों के मध्य एकता बिल्कुल नहीं है। और भारत में ब्रिटिश शासन की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि भारतीयों के मध्य एकता बनी रहे। यानी ब्रिटिश क्लेम क्या है, औपनिवेशिक इतिहासकारों का दावा क्या है कि हम भारत में जब तक हैं तब तक भारतीयों के बीच एकता बनी हुई है। यानी भारतीयों के बीच जो एकता बनी हुई है, इसके पीछे कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है? अंग्रेजी सरकार कर रही है। वो ये बात साबित कर रहा है कि भारतीयों में एकता की भावना तो है नहीं, और हम बाहर से बाह्य प्रेरणा के आधार पर भारतीयों को एक रखने की हमने कोशिश की हुई है। और जैसे ही अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे, भारतीयों की ये एकता टूट जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार ने अपने उस औपनिवेशिक दावे की पुष्टि तो कर ही दी 1947 में। भारत में औपनिवेशिक सत्ता का अंत तो हुआ, लेकिन वो अंत कैसे हुआ? भारत की स्वतंत्रता भारत के विभाजन के साथ हुई। ये एक वास्तविक यथार्थ है। तो कहीं ना कहीं औपनिवेशिक दावे को अंग्रेजी सरकार ने पूरा करने की कोशिश की, और इस दावे को पूरा करने में अंग्रेजी सरकार जिस चीज को यंत्र के रूप में इस्तेमाल कर रही थी वो था भारत में संप्रदायवाद की भावना को विकसित करना। हालांकि सबसे पहले ये मुद्दा जोर शोर से उठाना शुरू किया मुस्लिम लीग ने, और हम सब इस बात को जानते हैं कि मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सरकार के इशारे पे नाचने वाली कठपुतली थी। तो टू नेशन थियरी जो 1940s में बड़ा जोर पकड़ा हुआ था, सैयद नूरुल हसन एक छात्र के रूप में इस टू नेशन थियरी से बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। यानी कि परिवार का जो संस्कार था वो संस्कार भी ऐसा नहीं था कि इनके अंदर एक कट्टर मुसलमान बनने के गुण आ जाए। नहीं, न तो सैयद नूरुल हसन और न ही इनके परिवार का कोई भी सदस्य धार्मिक रूप से कट्टर था। जैसे और अगर आप डेप्थ में जाके इनके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको इस बात की समझ मिलेगी कि जो इनका परिवार था सैयद नूरुल हसन का, सही मायने में गंगा यमुनी तहजीब और संस्कार को बढ़ावा देने वाला परिवार था। और ऐसे परिवार का बच्चा मुसलमान होते हुए भी सांप्रदायिकतावाद की भावना से ग्रसित, मतलब एक बच्चा जिस पे सांप्रदायिकतावाद की भावना असर नहीं कर रही है, वो टू नेशन थियरी जैसी चीज़ों का विरोध कर रहा है, सांप्रदायिकतावाद जैसी चीज़ों का विरोध कर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं उस बच्चे के परिवार के संस्कार तो महत्वपूर्ण होते ही होते हैं। कंस्ट्रक्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट जिसको मैं कहता हूं। तो सैयद नूरुल हसन की बौद्धिक सोच अलग प्रकार की थी। ये जिन्ना जैसे व्यक्ति नहीं थे, जिन्ना की सोच वाले व्यक्ति नहीं थे। शुरू से ही इनके दिमाग में था कि भारत में जो संप्रदायवाद की धारा विकसित हो रही है, ये धारा भारत के एक राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़े बाधा या अवरोध के रूप में काम करेगी। तो शुरू से ही इनका दृष्टिकोण क्या था? टू नेशन थ्योरी को खारिज कर देना। इनका दृष्टिकोण क्या था? भारत में संप्रदायवाद के विकास को खारिज कर देना। इनका तीसरा दृष्टिकोण क्या था? कि भारत में जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन के दावे थे, उन औपनिवेशिक इतिहास लेखन के दावों को भी सिरे से खारिज करना।
इन्होंने ये कहा कि भारत में औपनिवेशिक इतिहास लेखन जो है ये बड़ा ही संकीर्ण दृष्टिकोण को प्रदर्शित कर रहा है। और ये संकीर्ण दृष्टिकोण क्या है, तो इनका ये कहना है कि भारत में जो इतिहास लेखन किया गया इसका एक उद्देश्य तो ये था कि भारत में औपनिवेशिक शासन की निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सके, तथा साथ ही साथ एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं थियरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, प्राच्यवादी निरंकुशता का सिद्धांत। जो लोग इतिहास के विद्यार्थी होंगे वो शायद इसको जानते होंगे, हालांकि मैं इसको बड़े ही सामान्य सरल शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और इस श्रृंखला में मुझे बीच का रास्ता लेके चलना है, न तो इतिहास के बहुत ही तकनीकी पहलुओं को शामिल करना है और न ही इसको बहुत ही जनरलाइज डिस्कशंस के रूप में रखना है जो न्यूज़ चैनल्स डिबेट्स में होते हैं। तो हमें एक ऐसा मार्ग चुनना है जिसमें अगर आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं भी हैं तो शायद चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो जैसे मैंने बताया कि एक औपनिवेशिक दावा ओरिएंटल थियरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म है। और ये क्या है थियरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म? मुझे लगता है थियरी ओरिएंटल का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, प्राच्यवादी, यानी प्राचीन काल से ही, भारत की पुरातन परंपरा से ही। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? निरंकुशता। यानी प्राच्यवादी निरंकुशता का सिद्धांत क्या कहता है कि भारत में यह औपनिवेशिक इतिहासकार जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस है उनका दावा है कि भारत में प्राचीन काल से ही जो शासन व्यवस्था है ये कैसी रही है, तो निरंकुश शासन प्रणाली के रूप में रही है। और भारत में जो रूलर्स हैं वो डेस्पॉट्स की तरह, निरंकुश शासक की तरह रहे हैं, जिनको प्रशासनिक व्यवस्था की अच्छी समझ नहीं थी, जिनको भू राजस्व व्यवस्था की भी अच्छी समझ नहीं थी, तथा साथ ही साथ जो लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए भी बहुत ही ज्यादा समर्पित नहीं थे। इस तरह की एक धारणा है। यानी कहीं ना कहीं भारत में जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है या प्राचीन राजनीतिक प्रणाली है उनको कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई कि हम भारतीयों में जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इसको ठीक ढंग से संभालने की योग्यता नहीं थी। इसी को हम कहते हैं थियरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, प्राच्यवादी निरंकुशता का सिद्धांत। और अंग्रेज इस सिद्धांत को गढ़ क्यों रहे थे? उनके गढ़ने का रीजन ये था कि उन्होंने कहा चूंकि भारतीयों को प्राचीन काल से ही एक निरंकुश शासन व्यवस्था के अधीन रहने की आदत पड़ चुकी है, तो हम जिस शासन प्रणाली को विकसित कर रहे हैं इसमें थोड़ी बहुत निरंकुशता है, और वो निरंकुशता डेलिबरेटली, जानबूझकर बनाई गई है। क्योंकि अगर उस निरंकुशता को हम शासन प्रणाली से बाहर कर देंगे, ऐसी दशा में शासन प्रणाली को चलाना यहाँ पर लगभग असंभव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत में ब्रिटिश शासन जो भारतीयों को ब्रिटेन की तरह एक लोकतांत्रिक मूल्य और संसदीय अधिकार नहीं प्रदान कर रहा था, तो भारत में जो उनका निरंकुशता का ढांचा था उसको वैलिडेट करने के लिए यह सिद्धांत गढ़ा। और साथ ही साथ इस सिद्धांत को और भी ज्यादा पुष्ट करने के लिए व्हाइट मैन बर्डनशिप थियरी और सिविलाइजिंग मिशन थियरी, ऐसी तमाम तरह की चीज़ों इन्होंने गढ़ दी। तो एक छात्र के रूप में शुरू से ही सैयद नूरुल हसन का इन सभी चीज़ों को लेके विरोध रहा, छात्र जीवन के दिनों से ही। जब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की तरफ उनका झुकाव हुआ। और फिर आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ पर फिर धीरे धीरे इनका झुकाव मार्क्सवादी इतिहास लेखन की तरह हुआ। लेकिन जैसा कि जवाहरलाल नेहरू का ओपिनियन था कि भारत को यूरोप के रिवॉल्यूशंस को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, भारत के रिवॉल्यूशन सोशल रिवॉल्यूशन और पीसफुल रिवॉल्यूशंस की तरह है, ठीक वैसा ही कुछ दृष्टिकोण एस नूरुल हसन का है। तो भारत में जब ये मार्क्सवादी इतिहास लेखन का रेफरेंस देते हैं और मार्क्सवादी इतिहास लेखन की कुछ मूलभूत बातों पे बात करते हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि उनका ये कहना है कि इस मॉडल को हम सिर्फ इसलिए अपना रहे हैं ताकि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तक हम पहुंच सकें, और साथ ही साथ इतिहास को देखने का एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमारा डेवलप हो सके। इसके पीछे भी कारण है क्योंकि पूरे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, जैसे अगर आप कहोगे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, तो जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, आप बताओ कि सरकार के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल काम होता है। और चूंकि आज भारत आज़ाद है और भारत में एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, और भारत की सरकार, भारत की शासन व्यवस्था, अगर आप सरकार व्यवस्था, शासन व्यवस्था, अगर इनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, एक मान मर्यादा के दायरे में रख के एक आलोचना कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार को इससे परेशानी हो सकती है, और होना भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ये क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए?
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो उस समय की सरकार कैसी सरकार थी? औपनिवेशिक सरकार थी। और उस औपनिवेशिक सरकार का उद्देश्य था भारत में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, इसको कुचलना। तो उस दौर में राष्ट्रवादी इतिहासकार बनना मतलब क्या था? सत्ता के विरोध में बोलना। और आमतौर पे ये काम कौन कर सकता है? या तो छात्र या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर्स। और हम सबको पता है कि अंग्रेजी शासन का दौर ऐसा था जिसमें विश्वविद्यालयों पे सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया गया था। अब जब विश्वविद्यालय पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण के अधीन है, तो ऐसी स्थिति में एक छात्र हो या फिर प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, उसके लिए ये बड़ा कठिन हो जाएगा सरकार के विरोध में बोलना। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के आंदोलन के दौरान प्रमुख मांगों में एक मांग ये भी थी कि इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, भारतीय शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण किया जाए और जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं इनको राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त कराया जाए। यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहता हूँ अपने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में, कि जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद जो इनकी पहली कमिटमेंट थी, पहली प्रतिबद्धता थी, वो ये थी कि भारत में शिक्षा संस्थानों का विकास होना चाहिए। दूसरा कमिटमेंट ये था कि चूंकि आज़ादी के आंदोलन के दिनों में हमारी एक प्रमुख मांग थी कि जो विश्वविद्यालय है या राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कहा कि भारत के जो विश्वविद्यालय हैं यहाँ पे समृद्ध ज्ञान विज्ञान की परंपरा को विकसित करने में सरकार को सहयोग करना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब इन विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति को बढ़ावा दिया जाएगा, इन विश्वविद्यालयों में छात्रों को खुलकर, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को खुलकर अपनी विचारधारा पे बात करने की, एक दूसरे से तर्क करने की अनुमति दी जाएगी। तो वो हेल्दी इन्वायरमेंट हमारे यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। और इसको प्रमोट करने के लिए भी जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारे काम किए थे। मैं उसको एक रेफरेंस के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे एस नूरुल हसन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और जब वहाँ से वापस लौटे, वर्ष 1949 का दौर था वो, और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आते हैं और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर इन्होंने एकेडमिक करियर की शुरुआत करी। लेकिन ये था वर्ष 1949, 1949, और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका था 1947 में। लेकिन भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो गया था, जिसमें पाकिस्तान भी बन गया था। तो देखो, जब ये दौर था 1940s का जो दौर था, तो इसमें भारतीय मुसलमान भी दो हिस्सों में बटे हुए थे। भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा था जो एक नया राष्ट्र पाकिस्तान, जो कि एक मुस्लिम के लिए एक अलग सेपरेट होमलैंड हो, वो बनाए जाने की वकालत कर रहा था। वही भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा था जो राष्ट्रवादी था और जो इस बात का पुरजोर विरोध कर रहा था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी ये दो ग्रुप थे। एक ग्रुप ने रैलियां निकाली थी पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए, उस ग्रुप में स्टूडेंट्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे। और जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, तो बहुत सारे प्रोफेसर्स वहाँ से पाकिस्तान चले गए, क्योंकि उनकी मांग थी कि हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान चाहिए। अच्छा, आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दो ग्रुप थे। मतलब दो ग्रुप कहने का मतलब क्या है? एक ग्रुप तो पाकिस्तान चला गया, लेकिन उस आंदोलन में भाग लेने वाले तमाम ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान नहीं गए और उनको दूसरे समूह से विरोध का सामना करना पड़ा। और दूसरा समूह कौन सा था? राष्ट्रवादी लोगों का था। और उन राष्ट्र, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, मोहम्मद हबीब, ठीक है ना? तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है उसमें। तो राष्ट्रवादी मुसलमानों का जो समूह था, इसमें मार्क्सवादी लोग भी थे। तो इनका मतलब एक तरह से समझो कि दो गुटों में माहौल बटा हुआ था 1949 के बाद। ठीक है, और दोनों गुटों में एक दूसरे के प्रति नाराजगी थी। दूसरा ग्रुप जो था वो कह रहा था कि पहले ग्रुप ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था जिसमें अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की जा रही थी और कहीं ना कहीं वो विद्वेष बना हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, शिक्षा का केंद्र है और ये इंस्टीट्यूशन बिल्डर है, तो उन्होंने कहा कैसे भी करके हमें वहाँ के लोगों को कन्विंस करना होगा, समझाना होगा, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एक बेहतर, जो मतलब संतुलित तरीके से ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने की परंपरा को हमें शुरू करना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसी दशा में डॉक्टर जाकिर हुसैन को वाइस चांसलर बना के भेजा गया
और यही डॉक्टर जाकिर हुसैन जो वाइस चांसलर हैं आगे चलकर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के। और उसी दौर में एस नूरुल हसन भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे। अब देखो क्या है, इतिहास विभाग में भी ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही दृष्टिकोण थे, सब अलग अलग विचारधारा वाले लोग थे। लेकिन यहाँ पे एस नूरुल हसन ने एक नई जिम्मेदारी निभाई, और वो जिम्मेदारी क्या थी? वो खुद ही एक इतिहासकार थे, इतिहास लेखन का भी कार्य करते थे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने इतिहास को एक नई दिशा देने की कोशिश की। और एस नूरुल हसन ने इतिहास को नई दिशा देने की जो कोशिश की, वो नई दिशा कैसी थी? तो जो परंपरागत दिशा थी वो राष्ट्रवादी इतिहास की थी, और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में तमाम तरह की लिमिटेशंस भी थी और कमियां भी थी। किसी वीडियो में मैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पे बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में एक जो सबसे बड़ी कमी क्या थी कि जब थियोरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का विरोध किया राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, और जब इन्होंने इतिहास लिखा तो यहाँ पर इतिहास लेखन के क्रम में सबसे ज़्यादा ध्यान फैक्ट फाइंडिंग पे दिया गया, और उस फैक्ट फाइंडिंग पे भी सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ दे दिया गया? राजा महाराजाओं का इतिहास लिखने में, उनकी वंशावली, उनकी उपलब्धियां, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, उन्होंने कितने विवाह किए, कौन कौन से संधि समझौते हुए, पूरा का पूरा फोकस है ना शासक वर्ग के इतिहास के इर्द गिर्द ही रह गया। यानी कि जो दूसरे डायमेंशंस हो सकते हैं हिस्ट्री राइटिंग के, कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया गया। और बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के, तो उन कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में हम अलग वीडियोस पे बात करेंगे। तो फिर एस नूरुल हसन का दृष्टिकोण, जब मैं कहता हूँ कि राइटिंग हिस्ट्री के अलावा शेपिंग हिस्ट्री की जब ये बात करते हैं, तो एक है कि हिस्ट्री राइटिंग का एक जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नेशन बिल्डिंग का होना चाहिए। और ये ज़रूरी भी था। 1949-50 का दौर ऐसा था कि लोगों की स्मृतियों में अभी भी विभाजन की त्रासदी थी। भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित हुआ, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के प्रति भय और असुरक्षा का माहौल तो बना ही हुआ था। और उस भय और असुरक्षा का माहौल अगर सांप्रदायिक इतिहास लेखन को प्रमोट किया जाता या सांप्रदायिक मुद्दों को छेड़ा जाता, तो भय या असुरक्षा का माहौल और भी गंभीर हो जाता। और अगर उस भय और असुरक्षा का माहौल गंभीर हो जाता तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह भारत की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करता। इसमें कोई शक नहीं था, कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी चीज़, कई बार पॉपुलर डिस्कोर्स में यह भी कहा जाता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना। तो अगर भारत अपना दावा हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता तो भारत का विभाजन शायद 2 से ज़्यादा हिस्सों में होता, और भारत की जो राजनीतिक सीमाएं हैं वो उतनी नहीं होती जितनी आज है। इस बात को भी आपको समझना होगा, और इसके लिए आपको इतिहास को गहराई से समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अलग से डाल दिए, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो इनका ये है कि इतिहास लेखन मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए हमें इतिहास लिखना है, और अगर ऐसा करना है तो हमें सांप्रदायिकतावाद की जगह एक सेकुलर आउटलुक, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश करनी होगी छात्रों में। तो इस उद्देश्य से इतिहास लिखा जाए, तथा साथ ही साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास करना आवश्यक है। यानी इतिहास पढ़ते वक्त भी आप इतिहास को एक विज्ञान की तरह पढ़ें, आप एक इतिहास को एक विज्ञान की तरह देखें। इस तरह का अप्रोच लेकर सैयद नूरुल हसन आते हैं, और इस दृष्टिकोण को सामने रखकर वो इतिहास लिखना शुरू करते हैं, और इतिहास लेखन को एक नई धारा देते हैं। यहाँ से जो एक नई धारा शुरू होती है अलीगढ़ में, जिसको आप अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री भी कहते हो, है ना। तो यहाँ से जो मिली जुली कह सकते हो कि एक जो इतिहास लेखन की एक जो नई परंपरा शुरू हुई, अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री की बात की गई। साथ ही साथ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में ओवर इम्फेसिस था एंशिएंट इंडिया पे, प्राचीन भारत में। इतिहास लेखन में प्राचीन भारत के गौरव, प्राचीन भारत की उपलब्धियाँ, इन पे खूब चर्चा किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिडिवल हिस्ट्री है इस पे ज़्यादा काम नहीं किया गया था। तो उस मिडिवल हिस्ट्री पे भी काम करने को एक तरह से नए सिरे से शुरुआत की गई, मिडिवल हिस्ट्री पे काम करने की। इससे पहले कि मैं इनके इतिहास लेखन की बात करूं, हाँ, इनके इतिहास लेखन के बारे में कुछ समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि
सेकुलर आउटलुक को बढ़ावा देना और साथ ही साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से इन्होंने इतिहास लेखन शुरू किया। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे वो क्या है कि एस नूरुल हसन को नई जिम्मेदारी मिलती है। एस नूरुल हसन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, प्रमुख इतिहासकार हैं, लेकिन 1960s का दौर है, 1969 है। आप सभी को पता होगा कांग्रेस में जो क्राइसिस उत्पन्न हुई और उस क्राइसिस में जो इंदिरा गांधी थी, इनको ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य से बाहर कर दिया गया। ऐसी दशा में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, एक नई कांग्रेस अस्तित्व में आई और इंदिरा गांधी सपोर्टेड जो कांग्रेस है इसको डीएमके का सपोर्ट मिला और सीपीआई का सपोर्ट मिला और इस तरह से इन्होंने सरकार बनाई। अब उस सरकार ने, चूंकि सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी सपोर्ट था और सैयद नूरुल हसन एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, तो यहाँ पे सैयद नूरुल हसन पहले राज्यसभा में नॉमिनेटेड कैंडिडेट के रूप में, फिर इलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में जाते हैं और उसके बाद शिक्षा मंत्री भी बनाए जाते हैं। यानी 1971 से 1977 तक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को इन्होंने निभाया और 72 से 77 के बीच में ये शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के रूप में इनकी उपलब्धियां बहुत ही महान हैं। जैसे आईसीएचआर की स्थापना करी इन्होंने, साथ ही साथ आईसीएसएसआर जो है इसको भी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि भारत के कोने कोने से तमाम ऐसे इतिहासकारों को जो प्रतिभावान थे, मेरिटोरियस थे, इनको दिल्ली ला के शिफ्ट किया और आईसीएचआर से जोड़ा। साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक्स में हिस्ट्री लिखने के लिए किस अप्रोच को फॉलो करना है, इस अप्रोच से रिलेटेड गाइडलाइंस थी और इतिहासकारों की एक नई खेप तैयार हुई। जैसे आप ओल्ड एनसीईआरटी, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जहाँ पर आप आर एस शर्मा को पढ़ते हो, सतीश चंद्रा को पढ़ते हो, बिपान चंद्रा को पढ़ते हो, अर्जुन देव को पढ़ते हो। तो ये इसके अलावा भी और भी कई सारे इतिहासकार हैं जिनको प्रश्रय मिला, हिंदुस्तान के कोने कोने से ये लोग आए और फिर इतिहास लेखन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर इरफान हबीब, रोमिला थापर, तमाम लोग इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन इन्होंने जैसे आर एस शर्मा को प्रमोट किया, आर एस शर्मा को ले आया और आईसीएचआर और इस तरह से चीज़ों से जोड़ा। तो देखो क्या है, यहीं पे वो आरोप लगता है। वो आरोप क्या है? जो दक्षिण पंथ राइट विंग है उसका ये आरोप है कि 1970s का जो दौर है जिसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्री एस नूरुल हसन है, आरोप ये है, पॉलिटिकल एलिगेशंस, हम सभी को पता है कि इतिहास और मतलब राजनीतिक परिदृश्य अभी तो बड़ा ही गंभीर हो चुका है। हर राजनीति पार्टी दूसरे, हर एक इंडिया की तो हालत ये है कि हिंदुस्तान की एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी को विलन बताती है, सब एक दूसरे को विलन बताते हैं और हम कंफ्यूज हैं कि विलन कौन है, हीरो कौन है ना। तो दौर तो यही है। तो राइट विंग ने ये कहना शुरू किया कि जो एस नूरुल हसन है ना, इन्होंने क्या किया, एक प्रोपेगेंडा के तहत कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को भरा जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, और इन्होंने जो इतिहास लेखन किया उस इतिहास लेखन ने हमारी परंपरा को डिस्टॉर्ट करके दिखलाया, या फिर कह सकते हो कि भारत की गौरवशाली अतीत की परंपराओं पे कुठाराघात किया। तमाम तरह के आरोप हैं। साथ ही साथ ये भी आरोप है कि पूरे के पूरे 1970 के दशक से लेकर वर्ष 2010 तक हिंदुस्तान में कोई ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ हिस्ट्री को डेवलप नहीं होने दिया गया और मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस का दबदबा हिस्ट्री राइटिंग में बना रहा। ये एक आरोप है। इसी आरोप के क्रम में मैंने थंबनेल का टाइटल लिखा था, क्या एस नूरुल हसन वामपंथी पाखंड के प्रणेता है? लेकिन इसका उत्तर जानने से पहले आपको कुछ बातों को समझना होगा कि हिस्ट्री राइटिंग में कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस का योगदान क्या है, मार्क्सवादी इतिहासकारों का योगदान क्या है। अगर आप इस बात को समझोगे तो शायद बेहतर ढंग से इस बात का जवाब भी आप समझ पाओगे, नहीं तो फिर वो न्यूज़ चैनल वाली डिबेट सतही बातचीत ही हो जाएगी, है ना, जो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोपों के आसपास ही घूमती रहती है। तो इस बात को समझिए कि मार्क्सवादी इतिहासकारों का, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का इंडिया की हिस्ट्री राइटिंग में कंट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब हम हिंदुस्तान में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा कहते हैं तो यह परंपरा यूरोप की परंपरा से भिन्न है। आप आर एस शर्मा को भी देखोगे तो वो भी कोई प्रोपेगेंडिस्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट डॉक्ट्रिनेयर नहीं है,
जिन पे आप एक लेवल लगा दो कि ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं और मार्क्सवाद के सिद्धांतों से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। भारत के जो भी मार्क्सवादी इतिहास लेखक हैं वो ये बात बार बार कहते हैं कि भारत और यूरोप दोनों की स्थितियां एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। और ये परंपरा जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चली आ रही है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में रिवॉल्यूशन का मतलब सोशल रिवॉल्यूशन है। वही दृष्टिकोण तो हमें मार्क्सवादी इतिहासकारों के दृष्टिकोण में भी देखने को मिलता है। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने कहा कि इतिहास लेखन का उद्देश्य है एक ऐसे समाज को विकसित करना, एक ऐसे समाज को विकसित करना जो पूरी तरह से सेक्टेरियन या रिलीजियस वायलेंस, धार्मिक हिंसा से पूरी तरह से क्या हो, मुक्त हो, है ना। और इतिहास लेखन का मतलब है कि इतिहास को संपूर्ण और सर्वांगीण रूप से समझने की कोशिश करना। यानी जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये हॉलिस्टिक होनी चाहिए, संपूर्ण और सर्वांगीण अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे इतिहास का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इतिहास नहीं है। आज भी आप देखोगे कि जब इतिहास की चर्चा की, जब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि जिनको ये लगता है कि यार इतिहास बड़ा ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, समझना बड़ा मुश्किल है, इतने सारे तथ्य हैं, इतने सारे युद्ध लड़े गए, इनको याद रखना हमें मुश्किल होगा। इसका मतलब आप इतिहास को पढ़ने का आपका अप्रोच ही गलत है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक इतिहास नहीं है। इतिहास सिर्फ हजारों लाखों तथ्यों का संग्रह मात्र नहीं है। इतिहास का मतलब है कि आप समाज को समझ रहे हो, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के विभिन्न आयामों को समझ रहे हो, जिसमें राजनीतिक आयाम एक पहलू है। इसके अलावा आपको आर्थिक आयामों को भी समझने की जरूरत है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी समझने की जरूरत है। इसके अलावा इतिहास लेखन में आपको सामाजिक आयामों को भी समझने की जरूरत है, सोशल एस्पेक्ट्स को भी समझने की जरूरत है। इसके अलावा इतिहास लेखन में रिलीजियस एस्पेक्ट्स को भी समझने की जरूरत है, कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी समझने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी समझने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी समझने की ज़रूरत है, फेमिनिज्म, एंटी फेमिनिज्म जो ट्रेंड्स हैं इनको भी समझने की ज़रूरत है। तो इतिहास लेखन एक बड़ा ही मतलब वृहद कॉन्सेप्ट है, इतिहास एक बड़ा ही वृहद सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कॉम्युनल हिस्टोरियोग्राफी को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, टू नेशन थियरी को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने। इसके अलावा किस बात पे जोर दिया? इसके अलावा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने ये कहा कि जब हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, तो जब भारत की संस्कृति की बात करते हो तो आज़ादी से पहले क्या कंडीशन थी? आज़ादी से पहले कंडीशन ये थी कि बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे इंडिया में, और ये सारे के सारे जितने भी वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, विविध जो भाषाई समूह हैं, ये सब नेशनलिटी की तरह काम कर रहे थे। दे ऑल वेयर एक्टिंग लाइक डिफरेंट सब नेशनलिटीज, है ना। और ये सारे सब नेशनलिटीज मिलकर कोशिश कर रहे थे कि हम एक नेशनल आइडेंटिटी को अचीव कर सके, राष्ट्रीय पहचान को प्राप्त कर सके। यानी कि भारत की जो उपलब्धियां हैं, भारतीय संस्कृति की जो उपलब्धियां हैं, ये किसी मोनोलिथिक कल्चर की बनी हुई उपलब्धियां नहीं है। भारत की जो पहचान है, ये भारत में जो विभिन्न सांस्कृतिक समूह जो अलग अलग समय पर भारत में आए, हमने हर सांस्कृतिक समूह से कुछ ना कुछ सीखा, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, कल्चरल इंटरेक्शंस हुए, और उन कल्चरल इंटरेक्शंस के परिणाम स्वरूप भारत की एक बहुविध संस्कृति बनी। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। तो आप देखोगे कि जब भी जैसे एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ते हो, तो जो भी टॉपिक, जैसे मान लो कि अलेक्जेंडर भारत आया, या इंडो ग्रीक शायद अकाज आया, पहलव आया, कुषाण आए, है ना, या फिर टर्क्स इन्वेजन हुआ, या फिर अरब्स आए, या फिर मुगल्स आए, है ना। तो वहाँ पे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने कल्चरल जो इंटरेक्शंस वाला पहलू है, इस पे जोर दिया है, इस बात पे काफ़ी जोर शोर तरीके से बात किया है। साथ ही साथ राजनीतिक इतिहास के अलावा भी इतिहास के दूसरे नैरेटिव्स को लिखने की कोशिश की है। यानी कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन की मूल धारणा में कौन सी बात है कि जब एक इतिहासकार इतिहास को लिखता है तो उसे इतिहास का विश्लेषण इस तरह से करना चाहिए जिससे वो जब भी इतिहास की व्याख्या कर रहा हो तो इतिहास की व्याख्या के क्रम में जो सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू हैं,
राजनीतिक पहलू हैं, धार्मिक पहलू हैं, सांस्कृतिक पहलू हैं, बौद्धिक पहलू हैं। इन सभी पहलुओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर, समझकर, जोड़कर अपनी व्याख्या को प्रस्तुत कर सके, और इसे इतिहास लेखन में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के नाम से जाना गया। तो इस तरह की इतिहास लेखन की धारा मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने आगे बढ़ाई, सैयद नूरुल हसन ने आगे बढ़ाई। तो अगर सैयद, हाँ ये बात सही है कि उन्होंने बहुत सारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस को प्रश्रय दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इतिहास लेखन की नई धारा विकसित करनी थी तो किस तरह की धारा विकसित करनी है, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच विकसित करना था, जिससे इतिहास पढ़ते वक्त भी स्टूडेंट के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास हो। जैसे मान लो कि मैं कोई इतिहासकार हूं और मैं इतिहास लिख रहा हूं, लेकिन मेरे इतिहास लेखन के क्रम में अशोक के अभिलेख और एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन जो है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं एक दूसरी दृष्टि ये हो सकती है कि जब आप अशोक के अभिलेख या एडिक्ट्स की बात कर रहे हो तो कहीं पे आपको रेस्ट इंसिया सराय का एग्जाम्पल मिल जाता है, तो आप इस बात को एक्सप्लोर करो कि क्या ये सराय ट्रेड रूट्स के आसपास बने हुए थे, है ना? क्या मोनेस्ट्रीज ट्रेड रूट्स के आसपास बनी हुई थी? और अगर ये ट्रेड रूट्स के आसपास बनी हुई थी तो क्या बुद्धिस्ट मॉन्क्स और ट्रेडर्स ग्रुप, इनके बीच में कोई रिलेशन था? ठीक है, क्या इन ट्रेडिंग ग्रुप्स ने पैटर्नेज दिया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को? ठीक है, बुद्धिज्म ही ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? जैनिज्म वॉज लेस पॉपुलर, व्हाट वाज द रीज़न? इन दोनों के पीछे कारण क्या है? मतलब तमाम ऐसे पहलुओं को आप समझ पाओ। या फिर आप बुद्ध या बौद्ध या जैन धर्म पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप एक फेमिनिस्ट अप्रोच के साथ भी चीज़ों को देखो, है ना? जेंडर पर्सपेक्टिव भी आपका हो। तो तमाम इस तरह की नई चीज़ों की इन्होंने बात की। खुद एस नूरुल हसन का जो रिसर्च पेपर था वो भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिला का जो विकास, उत्तर भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिला का विकास 13th-14th सेंचुरी में हुआ, इससे संबंधित इनका पेपर था। सबसे ख़ास बात है कि जब एस नूरुल हसन अपने रिसर्च पेपर में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिला की बात कर रहे थे तो इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ये कहा जाए कि भारत में चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए जो सूफी संत हैं, है ना, इनका राज्य के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात सरासर गलत है। इन सूफी संतों को राज्य से गिफ्ट्स मिलते थे जिनको फुतूह कहा जाता था। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि ये जो सूफी सेंट्स हैं 13th और 14th सेंचुरी में, है ना, इनका प्राइमरी पर्पस क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं जो शासक वर्ग था इन सूफी संतों के माध्यम से जनता में अपने विश्वास को कायम रखने की कोशिश करता था। लेकिन एस नूरुल हसन ने कहा कि ये कहना कि ये जो सूफी संत हैं ये दारुल हर्ब में आ गए थे, कंट्री ऑफ द एनिमीज में आ गए थे और यहाँ पर आकर कन्वर्जन के लिए कोशिश कर रहे थे, ये बात कहना गलत है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इससे एक अंदाज़ा लगा पाओगे कि सूफी सिलसिले की बात करते हुए, चिश्ती सिलसिले की बात करते हुए उन्होंने कुछ बातों को स्वीकारा भी और कुछ बातों को खारिज भी किया, और ऐसा करने के पीछे कहीं ना कहीं उनका एक संतुलित इतिहास लेखन का दृष्टिकोण और भारत में इतिहास लेखन के क्रम में एक हिंदू और मुस्लिम समन्वयवादी दृष्टिकोण को बढ़ाने का प्रयास था। तो इस तरह की चीज़ों को इन्होंने बढ़ावा दिया। अब इसके बाद और भी इन्होंने बातें करी नेशनलिज्म पे, तमाम तरह की चीज़ों, इनका इस बात पे भी जोर था कि भारत में जो इतिहास लेखन की परंपरा है इसमें रीजनल हिस्ट्री पे भी फोकस किया जाना चाहिए, और रीजनल हिस्ट्री की बात जब भी करें तो यहाँ रीजनल हिस्ट्री का मतलब केवल और केवल पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। भारत में जब रीजनलिज्म की हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे रीजनलिज्म में जब आप हिस्ट्री राइटिंग करो तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लैंड रिलेशंस के बारे में, भूमि से जुड़े हुए जो संबंध हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है, या कृषि उत्पादन का पैटर्न क्या है, ढांचा क्या है, उसके बारे में भी बात किया जाए। साथ ही साथ व्यापार, वाणिज्य और हस्तशिल्प से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं इनको भी सामने लाने की कोशिश किया जाए। सोशल क्लासेस के बारे में बात की जाए। तमाम इस तरह की चीज़ों को इन्होंने शामिल करने की बात की। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, या फिर शहरों के बारे में, व्यापार के बारे में, और शहर और ग्रामीण भारत इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है, जो शासक वर्ग है ना, शासक वर्ग की भूमिका राज्य निर्माण में क्या है, शासक वर्ग की भूमिका अर्थव्यवस्था में क्या है, इसको समझने की कोशिश की। ज़मींदारों की विभिन्न श्रेणियों को इन्होंने समझने की कोशिश की कि अमीर है, ज़मींदार है, ज़मींदार में भी 3 कैटेगरीज हैं,
एक स्वायत्त शासी सामंत प्रकार के ज़मींदार हैं, दूसरे मध्यस्थ प्रकार के ज़मींदार हैं, तीसरे है ना प्राइमरी ज़मींदार से। तो इस तरह की भी बात इन्होंने कोशिश बताने की कोशिश की। साथ ही साथ उस समय जो कॉलोनियल रूल है, तो औपनिवेशिक शासन है, तो उस औपनिवेशिक शासन में जमींदार वर्ग की भूमिका कैसी है, क्या ये सेंटर ऑफ लोकल ऑपोजिशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी इन्होंने बात करने की कोशिश की। तो जब मैं आपके साथ इन चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा कि अगर अर्बनाइजेशन पे हम बात कर रहे हैं, किसानों पे बात कर रहे हैं, किसानों को विभिन्न वर्ग की बात कर रहे हैं, खुदकास्ट की बात कर रहे हैं, पाहीकास्ट की बात कर रहे हैं, हलमीर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने अकबर के बारे में भी अपने इतिहास लेखन में कुछ बातें लिखी, और जो तौहीद इलाही है, नूरजहाँ के बारे में भी इन्होंने लिखा, और नूरजहाँ गुट जिसको हम पढ़ते हैं कि भाई नूरजहाँ गुट बड़ा ही प्रभावशाली था, और कहीं ना कहीं नूरजहाँ गुट की भूमिका है ना, तो नूरजहाँ गुट और इस तरह की चीज़ों को इन्होंने खारिज किया। रज़िया सुल्ताना, उसमें शासिका बनने के सारे गुण थे, लेकिन उसकी एकमात्र कमी थी कि वो महिला थी, इस विचार को भी उन्होंने खारिज किया। कहा ये कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है जो एंटी फेमिनिस्ट ट्रेंड्स हिस्टोरियोग्राफी में दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इतिहास लेखन को एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश की, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इतिहास की बात नहीं की, सांप्रदायिक इतिहास की बात नहीं की, इसके अलावा भी इतिहास लेखन से जुड़ी हुई नई चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। अब जो चर्चा मैंने आपके साथ की, इस चर्चा से आम तौर पे आपने क्या समझा? आपकी एक आम समझ ये रही कि औपनिवेशिक इतिहास जिस संरचना को विकसित करने की कोशिश कर रहा था, औपनिवेशिक इतिहास तो यही चाहेगा ना कि आने वाले समय में भी हम इसी मुद्दे में उलझे रहे, हिंदू और मुस्लिम समाज में एक दूसरे को अपना शत्रु समझते रहे, और भारत में सांप्रदायिकतावाद बढ़ती रहे, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को विलन के रूप में देखते रहे। अगर हमारा समाज कमजोर होगा, समाज में समरसता नहीं होगी, तो आप बताइए इसका सीधा संबंध किस बात से है? क्या हमारी आर्थिक समृद्धि प्रभावित नहीं होगी? होगी। तो अगर हम अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने देश में आर्थिक समृद्धि को बेहतर बनाना चाहते हैं, भारत को सही मायने में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो इस वास्तविकता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। सेकुलर होने से ऐसा नहीं है कि हमारे सम्मान पे कोई प्रश्न चिन्ह मंडरा रहा है या हमारे सामने कोई खतरा हो जाएगा। सेकुलर होना प्रगतिशील होने की निशानी है। कभी आपने सोचा है कि 1947 दो देश एक साथ बने, भारत और पाकिस्तान, और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सैन्य ताकत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की सैन्य ताकत, दोनों में कितना बड़ा अंतर है? भारत में ज्ञान विज्ञान का विकास, पाकिस्तान में ज्ञान विज्ञान का विकास, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैसियत कैसी है और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैसियत कैसी है? क्या आपने कभी सोचा है? इस बात पे ज़रूर सोचिए। इन दोनों के पीछे अंतर यही है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और भारत एक सेकुलर नेशन है। भारत की आर्थिक प्रगति में हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबकी समान रूप से सहभागिता है। ब्लैक शिप तो हर जगह है, चाहे वो हिंदू समाज का वर्ग हो या मुस्लिम समाज का वर्ग हो। ठीक है, तो ब्लैक शिप इज़ ब्लैक शिप। वहाँ पे उसको हिंदू ब्लैक शिप और मुस्लिम ब्लैक शिप में बांटने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्लैक शिप है उसके अगेंस्ट हमें कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। और जो ये भारत की जो राष्ट्रीय पहचान है, इस पहचान को भी हमें सुरक्षित और संरक्षित रखने की ज़रूरत है। हालांकि जो दूसरी विचारधारा है, दक्षिण पंथ, जो ये कहती है कि 40 से 50 वर्ष का दौर ऐसा रहा जब भारत में एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, वैकल्पिक इतिहास का जो नैरेशन है, इसको नहीं आगे बढ़ने दिया गया। तो उनका ये आरोप 2010 तक है ना। अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? वर्ष 2025। 15 साल हो गए, और दक्षिण पंथ को अभी भी अपना इतिहास फिल्मों के माध्यम से बताना पड़ रहा है। अभी भी वो कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रूप से इतिहास को गढ़ने में सफल नहीं रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि दक्षिण पंथ अपना ध्यान सही मायने में जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस हैं उनको लगाकर इतिहास लिखवाने में करवाए, बजाय कि युवाओं को, आज की नई पीढ़ी को ये संदेश देना कि आप इतिहास फिल्मों से सीखो। फिर तो ऐसे भारत की प्राचीन ज्ञान विज्ञान की परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। भारत में ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है, जिसको मैं थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस कहता हूँ, इससे बनती है। यानी एक तरफ हमें मार्क्सवादी इतिहास लेखन को भी समझना है, वामपंथी इतिहास को भी समझना है,
इसकी लिमिटेशंस को भी समझना है, इसकी सीमाओं को भी समझना है। साथ ही साथ वामपंथी इतिहासकार कौन कौन है, इन्होंने क्या क्या कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री राइटिंग करी, इसको भी समझना है। राष्ट्रवादी इतिहास को समझना है, दक्षिण पंथ के भी नैरेशन को समझना है। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि बौद्धिकता के स्तर पर सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने का काम हो रहा है, कोई भी गंभीर विचार विमर्श और चिंतन करने के लिए तैयार नहीं है। और भारत के जो न्यूज़ चैनल हैं, मीडिया है, ये तो सही मायने में मीडिया तो मतलब पत्रकारिता का जो निम्नतम स्तर है वो है ना। यहाँ पर ज्ञान प्रेरित बातें तो आपको मिल ही नहीं सकती। अब तो मीडिया चैनल्स को घोषित कर देना चाहिए कि हम किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता हैं। तो मीडिया चैनल्स की कंडीशन तो ये हो चुकी है। मुझे लगता है कि आप सारे दृष्टिकोण को, सारी विचारधारा को अवसर दो, लिखने दो। फिर क्या सही है क्या गलत है इसका मूल्यांकन पाठकों पे छोड़ दो। उसमें से जो बेहतर चीज़ें होंगी उनको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे। और जो चीज़ें हमें ऐसा लगेगा कि भारतीय संस्कृति पर कुठार लगाते हैं, हम उनको खारिज कर देंगे। बहुत सीधी सी बात है। लेकिन इस नाम पर हमें किसी भी इतिहास लेखन के किसी भी वैकल्पिक माध्यम को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। न उस दौर में करनी चाहिए थी, न इस दौर में करनी चाहिए। जो विश्वविद्यालय हैं, यहाँ जितने भी विश्वविद्यालय हैं, इनको राजनीतिक नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त किया जाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। साथ ही साथ विश्वविद्यालयों में जो चुनाव हैं, जो कई सारे विश्वविद्यालय, हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी है जिसमें मतलब पहले इलेक्शंस होते थे, अब उनको बहुत ही कर्टेल कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों में चुनाव बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय ही हैं जो भारत को गंभीर राजनेता प्रदान करते हैं, जुझारू राजनेता प्रदान करते हैं। तो विश्वविद्यालय वो स्थल है जहाँ पर एक आदमी अपनी पर्सनैलिटी को बनाता है। ज्ञान का मतलब सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, उसे तो हम पढ़ना कहते हैं। गढ़ना, आप गढ़ोगे कब, जब डिस्कोर्स में रहोगे, लोगों से मिलोगे, जुलोगे, अलग अलग विचारधाराओं पे बात करोगे, तब आप अपने आप को गढ़ सकते हो। तो भारत के विश्वविद्यालयों को राजनीतिक नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो पॉलिटिसाइजेशन है, जैसे एनसीईआरटी बुक्स में नई सरकारें आई तो उन्होंने कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिया, फिर दूसरी सरकार आई उन्होंने कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबें हैं, अलग अलग सरकारें बदलती हैं, अलग अलग पेपर्स में अलग अलग बुक्स को हटा दिया जाता है, दूसरे बुक्स दूसरे राइटर्स रिप्लेस किए जाते हैं। तो ये पॉलिटिसाइजेशन रुकना चाहिए। हमारे पास एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, ऑटोनोमस बॉडी, जो इन सारी चीज़ों को तय कर सके, क्या रखना है क्या हटाना है, तब शायद हम बेहतर कर पाएंगे। वैसे मेरी ये कोशिश जो है बहुत ही छोटी सी शुरुआत है, क्योंकि मैं अपने आप को मतलब इतना काबिल भी नहीं समझता कि मैं बड़े बड़े इतिहासकारों के बारे में बात कर सकूं। लेकिन फिर भी मुझे जितनी ज्ञान है, जितनी समझ है, या जितने मैं प्रयास से कर सकता हूँ, आने वाले वीडियोस में मैं अलग अलग इतिहासकारों पे बात करूँगा। इतिहास लेखन की सामान्य समझ पे हम चर्चा करेंगे, तथा साथ ही साथ वर्तमान राजनीति में इतिहास से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, जिनको लेके वाद विवाद होता रहता है, उन पे भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मैंने जो विचार आपके सामने रखे, उस विचार की अपनी एक लिमिटेशंस हैं। मेरे विचार को आप एज इट इज़ स्वीकार करें, ये ज़रूरी नहीं और ये संभव भी नहीं। आपकी भी आलोचनाएं हो सकती हैं। तो आप अगली वीडियोज़ में मैं किसी दूसरे इतिहासकार पे चर्चा करूँगा, और एपिसोड, ये पहला एपिसोड है, और मुझे मतलब अब मैं ये मानता हूँ कि आपको शायद इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। अब इसका अंतिम उत्तर आप खुद ही देंगे कि क्या एस नूरुल हसन को वामपंथी पाखंड का प्रणेता कहना सही है ना? आप इसका उत्तर खुद दें, अपने विचार से दें। और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि अपने स्तर पे कुछ अध्ययन भी करें एस नूरुल हसन के बारे में, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, है ना, और कंट्रोवर्सीज़ के बारे में। और आपके जो विचार हैं कमेंट्स में लिखें। और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं हम किसी इतिहासकार और शिक्षाविद के व्यक्तित्व पर चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।